नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। नरेंद्र मोदी जी के एक सोचे समझे प्लान को सीधा हिट करते हुए मुझे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन दिखते हैं। स्टैलिन का एक पत्र जो उन्होंने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा, वो 8 मुख्यमंत्री गैर भाजपा शासित राज्यों के हैं और उन्होंने उसमें सीधा उन मुख्यमंत्रियों से सहयोग मांगा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राष्ट्रपति के सवालों का विरोध करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान के अनुच्छेद 143 यानी 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 14 सवाल रखे। जिस दिन भूषण गवई जी मुख्य न्यायाधीश की शपथ ले रहे थे, जस्टिस भूषण गवई, उसी दिन उन्हें वो पत्र थमाया गया। और आश्चर्य की बात है कि यदि भारत की राष्ट्रपति उन्हें कोई सर्वोच्च न्यायालय से जानकारी चाहिए, वो पत्र भी दे सकती है, लेकिन उसे सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं थी। वो सार्वजनिक कर एक दबाव डालने का प्रयास था। पत्र मुर्मू जी का था, लेकिन भाषा भाजपा की थी। वैसे भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अनुशंसा से ही कोई भी निर्णय लेते हैं। उनके विदेशी दौरे तक हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो अनुमोदित करता है। तो ये पत्र मुर्मू जी से था, क्योंकि वो राष्ट्रपति है, ऐसे जगह पे बैठी है जहां से वो पत्र मांगकर एक्सप्लेनेशन मांग सकती है सर्वोच्च न्यायालय से, जो एक्सप्लेनेशन मोदी का मंत्रिमंडल या भाजपा नहीं मांग सकती थी। मामला तमिलनाडु से रिलेटेड था, इसीलिए वहीं से शुरुआत हुई थी। इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लीड लेते हुए करीब करीब 8 गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विधायकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा के बंधन में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राष्ट्रपति के सवालों का विरोध करने का आग्रह किया। साथ ही एक समन्वय कानूनी रणनीति की वकालत की है। स्टैलिन ने इस संबंध में कल रविवार को पश्चिम बंगाल सहित 8 राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। डीएम के प्रमुख स्टैलिन ने कहा कि सर्वविदित है, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्र अधिकार को लागू किया जा सकता है। यह प्रयोग नहीं किया जा सकता जब संबंधित मामलों में अदालत के आधिकारिक फैसले द्वारा पहले यह निर्णय दिया जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया, फिर भी केंद्र की भाजपा सरकार ने संदर्भ मांगने पर जोर दिया है, जो उनके कपटी इरादे की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए इस संदर्भ का विरोध करें। उनका पूरा पत्र जो है अंग्रेजी में लिखा हुआ, उसका टेक्स्ट आप देख सकते हैं। 17 मई को लिखे इस पत्र में उन्होंने कहा, मैं हिंदी में बताता हूं, आप अंग्रेजी में सामने देख सकते हैं। हमें न्यायालय के समक्ष एक समन्वय कानूनी रणनीति बनानी चाहिए और संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय, जिसका रेफरेंस मैं स्टार्टिंग में दे रहा था, मामला यहीं से शुरू हुआ था, तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल में बरकरार रखा है। मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे में आपके तात्काल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आशा करता हूं। पश्चिम बंगाल के अलावा स्टैलिन ने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा। स्टैलिन ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने केंद्र सरकार की सलाह पर 13 मई 2025 को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 14 प्रश्न रखे। हालांकि यह संदर्भ किसी राज्य के निर्णय का या विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता, लेकिन इसका उद्देश्य तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और संविधान की व्याख्या पर सवाल उठाना है। यह ऐतिहासिक निर्णय केवल तमिलनाडु के लिए नहीं बल्कि सभी राज्यों के लिए है, क्योंकि यह संघीय ढांचे और राज्य और संघ के बीच शक्तियों के वितरण को बराबर रखता है। इस प्रकार केंद्र द्वारा नियुक्त व्यक्ति और एक अनिर्वाचित व्यक्ति राज्यपाल द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों में बाधा डालने का प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।
स्टैलिन ने आगे लिखा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विपक्ष दलों द्वारा शासित राज्यों के कामकाज में बाधा डालने के लिए राज्यपालों के पद का इस्तेमाल किया है। वे विधेयकों को मंजूरी देने में बहुत अधिक देरी करते हैं, वैध संवैधानिक या कानूनी कारण के बिना मंजूरी नहीं देते हैं, नियमित फाइलों और हस्ताक्षर के लिए भेजे गए सरकारी आदेश को दबाए रखते हैं, महत्वपूर्ण पद पर नियुक्तियों में हस्तक्षेप करते हैं और शैक्षणिक संस्थाओं का राजनीतिकरण करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपतियों के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि वे यानी राज्यपाल इस तथ्य का लाभ उठाकर ऐसा करने में सफल रहे हैं कि संविधान कुछ मुद्दों पर बाउंड है, क्योंकि संविधान निर्माताओं को विश्वास था कि उच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप कार्य करेंगे। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक निर्णय पारित किया। अब यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि केंद्र शासन संविधान के तहत हमें दिए गए दायरे में राज्य सरकार की भूमिका और जिम्मेदारियों के निर्वहन में अनुचित हस्तक्षेप ना करें। स्टैलिन ने कहा कि भाजपा इस फैसले को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, जिसे अन्य राज्यों द्वारा एक हठी राज्यपाल का सामना करने पर मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टैलिन ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संदर्भ लेने की सलाह दी और एक चाल है। जब ये पत्र दिया गया था, उस पत्र के बाद भी हमारे यहाँ न्यूज लॉन्चर पे हमने एक कार्यक्रम किया था कि क्या द्रौपदी मुर्मू जी भी चाहती है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार यदि कोई कानून पास करती है और वो कानून राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल के पास अधिकार है या तो वो उस पर साइन करे या वापस करे। उन्होंने वापस करने के बाद दूसरी बार फिर भेज सकते हैं और उसके बाद उन्हें साइन करना पड़ता है या वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। राष्ट्रपति महोदया को भी उसका एक समय सीमा के अनुसार काम करना होगा। यदि तमिलनाडु के सभी जो विधेयक है जो सदन ने पास किए, सारे के सारे बगैर राज्यपाल के सिग्नेचर के पड़े रहे 5 साल तक, तो उसके बाद जनता उनको पूछेगी कि आपने 5 साल क्या किया। तब वो ये नहीं कह सकती कि राज्यपाल ने हमको ये साइन नहीं किया या हस्ताक्षर नहीं किया। और यदि सरकार गैर कानूनी विधेयक पास करती है, ऐसा प्रस्ताव लाती है, ऐसा बिल पास करती है जो संविधान के ढांचे को यदि खराब करती है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करके या राष्ट्रपति के पास जब वो जाएगा तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को रेफर कर सकती है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ये व्याख्या करेगा कि ये संविधान के ढांचे को, मूल संविधान की भावना को आहत करता है या उसके निहित फ्रेम के अंदर ये पास हुआ है। लेकिन राज्यपाल जो न्याय या संविधान के कस्टोडियन नहीं है, वो एक राजनीतिक व्यक्ति है। वो अपने राजनीतिक चश्मे से, हालांकि संविधान निर्माताओं ने कभी ये सोचा नहीं था कि राज्यपाल भी ऐसे लोग नियुक्त होंगे कि जिन्हें राज्यपाल की उस पद की गरिमा की चिंता नहीं, उन्हें अपने उस राजनीतिक आकाओं की चिंता है जिन्होंने उस पद पे उनको बिठाया। महाराष्ट्र की भी मामला ले गया तो उद्धव सरकार ने विधान परिषद के 12 लोग अपॉइंट करने के लिए जो लिस्ट दी, वो 2.5 साल तक राज्यपाल ने क्लियर नहीं की, जब तक उद्धव की सरकार नहीं जाती। राज्यपाल चले गए, दूसरे राज्यपाल आ गए, लेकिन वो उद्धव ठाकरे की लिस्ट तय नहीं हुई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में। तो एक किसी भी चीज का हाँ या ना करने का एक समय सीमा होनी चाहिए। किसी भी चीज को बिना वजह लंबित रखने का मामला क्या है? राज्यपाल के पास इतने बड़े क्या काम होते हैं कि वो सरकार द्वारा दिए गए बिल पे विचार नहीं कर सकते? राष्ट्रपति जी के पास भी यही है। तो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, ये सब संविधान के अधीन है। और संविधान यदि ये नहीं चाहता, संविधान यदि नहीं करता, यदि समय सीमा नहीं दी है, तो फिर इसका अर्थ भी नहीं है कि इसका कोई समय ही नहीं है। जब तक भाजपा सरकार तमिलनाडु में नहीं आएगी, तब तक एक भी बिल पास नहीं होगा, ये तो संविधान नहीं कहता। और यदि संविधान ने समय सीमा नहीं दी, तो क्या उसी में रहेंगे क्या? या उसी समय सीमा नहीं है, इसलिए 5-5, 10-10, 15-15 साल, यदि 20 साल तक बीजेपी वहां नहीं आती है या बीजेपी समर्थित सरकार वहां नहीं होती है, तो फिर क्या
कोई बिल पास नहीं होगा, ये बड़ा सवाल संविधान के सामने है। संविधान कतई नहीं चाहता कि काम पेंडिंग पड़े, लंबित पड़े, इसलिए समय सीमा तय की। तो राष्ट्रपति को जब इस बात का आहत, शायद सरकार आहत हुई कि राष्ट्रपति के लिए समय सीमा क्यों? राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, लेकिन वो संविधान के अधीन है। संविधान की परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को ये बता सकता है कि इतने समय सीमा में आपको ये बिल क्लियर करने होंगे, हाँ करना होगा या ना करना होगा। आपको रिजेक्ट करने के बाद उसके कारण देने पड़ेंगे। मात्र वो सरकार विपक्ष की है इसलिए आप उनको रोक रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने दिल्ली में भी देखा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एलजी साहब हर चीज को रोकते थे। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद एलजी का नाम भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि सरकार भी उनकी, एलजी भी उनकी। तो क्या सरकार को डिस्टेबल करने, सरकार को डिस्क्रेडिट करने, सरकार को नाकारा साबित करने के लिए राज्यपाल नियुक्त होते हैं? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को जब न्यायपालिका पे दबाव लाने के लिए, क्योंकि एक दूसरा बिल अब वक्फ बोर्ड का भी पड़ा हुआ है, वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर तो उपराष्ट्रपति भी बहुत आक्रामक है। उन्होंने भी कहा कि सर्वोच्च जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है। फिर हमारे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के आदरणीय भूषण गवई जी ने मुंबई में गोवा महाराष्ट्र बार एसोसिएशन के तरफ से उनके सम्मान में ये बात फिर दोहराई कि संविधान के 3 पिलर्स है, विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तीनों बराबर के दर्जे में है। कोई सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोई है तो संविधान है, और संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये फिर उन्होंने एक बार साबित कर दिया। तो वक्फ बोर्ड पे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा सवाल न पूछे, क्या इसलिए प्रेशर लाया गया? क्या ये प्रेशर टैक्टिस है? यदि राष्ट्रपति को उपयोग न्यायपालिका पे प्रेशर डालने के लिए ये 14 सवाल पूछ के और उसको पब्लिक करके करने का प्रयास किया, तो उसका मुंहतोड़ जवाब 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख के स्टैलिन ने दिया है। और इसीलिए मैंने कहा कि स्टैलिन का ये पत्र डायरेक्ट हिट करता है मोदी जी के मंसूबे को, जो राष्ट्रपति के कंधे से बंदूक चलाकर कहीं न्यायपालिका को निशाना बनाने का सोच, ऐसा कम से कम दिखाई देता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।